हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे रिजल्ट का। तो रिजल्ट करिए और अच्छे से मेहनत की होगी, अच्छे से नंबर आएंगे आपको। दुआ है मेरी कि आपके सभी के अच्छे नंबर आए और अच्छे से आपने तैयारी जो की है उसका आपको फल मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइन व टॉमसन ने धन किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया और निम्न निष्कर्ष निकाले। तो उनके जो निष्कर्ष थे वो क्या थे वो आप सुनिए ध्यान से और लिखिए उनको, ठीक है ना। तो निष्कर्ष नंबर 1 लिखिए, आप लिखते जाइए, मैं बोलता जाऊंगा। लिखिए नंबर 1, धन किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। धन किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। धन किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। नंबर 2 लिखिए, ठीक है, लिखते जाए फटाफट। आगे लिखिए, धन किरणों में धनावेशित कणों के लिए, धन किरणों में लिख लीजिए, धन किरणों में धनावेशित कणों के लिए, धन किरणों में धनावेशित कणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, आवेश E/m, ब्रैकेट में देना E/m, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ब्रैकेट में E/m नियतांक नहीं है, नियतांक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है मतलब क्या है कि अगर आपने हाइड्रोजन गैस ली है टेस्ट ट्यूब के अंदर, विसर्जन नली के अंदर, तो उसका E/m अलग निकल के आएगा। अगर आपने हीलियम गैस ले रखी है तो उसके लिए E/m का मान अलग आएगा। अगर आपने क्लोरीन गैस ले रखी है तो उसके लिए आपके लिए E/m का मान अलग आएगा। तो ये बात बता रहे हैं वो कि जो भी गैस हम ले रहे हैं सभी गैस के लिए अलग अलग मान निकल के आ रहा है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है कि हम डिसाइड कर दें कि 9.1 है या 10 की पावर 11 12 जो भी है, ऐसी कोई फिक्स वैल्यू नहीं वहां पर कोई कांस्टेंट नहीं है। सबकी हाइड्रोजन के आप लोगे तो अलग निकल के आएगी, हीलियम लोगे अलग निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो यहां पर इस एटॉमिक मास के साइज के अनुसार उसका परमाणु भार होगा या परमाणु होगा। अभी अगर मैं हीलियम ले लूं तो उसका 2 है, अगर मैं सोडियम ले लूं तो उसमें 3 कक्षाएं बन जाएंगी। तो सोडियम हाइड्रोजन में 1 रहेगा, इसमें भी 1 रहेगा, लेकिन जब सोडियम की बात आती है तो सोडियम में 3 बन जाएंगी ऐसे, तो बड़ा साइज हो जाएगा नहीं। तो यहां पे देखिए हाइड्रोजन गैस का साइज छोटा, लेकिन हीलियम गैस का थोड़ा साइज बढ़ गया और सोडियम में और बढ़ गया। क्लोरीन में आप जानते हो 2,8,7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये अगर मैं मान लूं तो इसमें ऐसे 3 होंगे तो साइज बढ़ गया ना। तो यहां पे जो है जैसी आप गैस ले रहे हो उसका साइज वैसा है, उस परमाणु का साइज वैसा है। हाइड्रोजन ले रहे हो तो साइज छोटा है, हाइड्रोजन से ऊपर कोई गैस ले रहे हो तो उसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि उसके परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है ना। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ उसका साइज बढ़ता है। आवर्त सारणी में पढ़ा होगा आपने लोगों ने, आवर्ती जो हाई स्कूल में, साइज जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा उसका साइज भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, क्लोरीन गैस ले रहे हैं, तो उनके साइज में वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो E/m का मान नियतांक नहीं है। आगे लिखिए, इसका मान विसर्जन नली में, इसका मान मतलब E/m का मान, इसका मान अर्थात E/m का मान विसर्जन नली में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है।
प्रकृति पर निर्भर करता है। विसर्जन नली में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। हो गया, 2 पॉइंट हो गए। अब नई लाइन से लिखिए, अब पॉइंट नहीं है, ऐसे लिखिए। ये प्रयोगों द्वारा या देखा गया कि, नई लाइन से लिखना है आपको, प्रयोगों द्वारा या देखा गया कि भिन्न भिन्न गैसों के लिए E/m का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न गैसों के लिए E/m का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको कि जैसी गैस लोगे वैसा ही E/m आएगा। देखिए, हाइड्रोजन गैस लोगे तो उसका साइज छोटा होगा, क्लोरीन लोगे उसका परमाणु का साइज बड़ा होगा। तो अब E क्या था? आवेश, और m क्या था? मास। अब अगर साइज छोटा है तो उसका मास कम होगा, साइज बड़ा है तो मास ज्यादा होगा। कॉमन सी बात है। छोटा सा बच्चा हो उसका वेट कम होगा, एक बड़ा बच्चा उसका वेट ज्यादा होगा। छोटा है, साइज छोटा है तो मास कम होगा, साइज बड़ा है वेट अधिक होगा। कॉमन सी बात है ना। चलिए, तो क्या लिखा मैंने, क्या बोला था? प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि भिन्न भिन्न गैसों के लिए E/m का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। अतः धनावेशित कणों के लिए E/m यानी कि E/m का मान सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। अतः धनावेशित कणों के लिए E/m यानी कि E/m का मान सार्वत्रिक नियतांक E/m का मान सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। हो गया? नहीं है। अब देखिए, कुछ बातें मैं लिख रहा हूं। हाइड्रोजन गैस में धन किरणों के धनावेशित कणों के लिए देखिए, ध्यान समझिए इस बात को, कैसे क्या वैल्यू निकल के आई। देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूं, यहां से सुनिए ध्यान से। यहां देखिए, E/m की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.58 है, 9.58 गुणे 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम। ग्राम में है, आप चाहें तो उसको किलोग्राम में कर सकते हैं, ठीक है ना। और m बराबर निकल के आया है वो है 1.67 गुणे 10⁻⁻14 1.67 10⁻14 ये ग्राम में है, ठीक है ना। और 1.67 गुणे 10⁻17 करोगे तो यहां पर किलोग्राम बन जाएगा। ये हमारा 1000 से भाग कर देना है हमें, किलोग्राम में हो जाएगा m बराबर, ठीक है ना। 1000 से भाग कर दोगे तो ये हमारा
किलोग्राम में बन जाएगा। क्लियर है ना? आगे देखिए, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से 1837 गुना कम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से 1837 गुना कम भारी है। अगर आप इसी बात को लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना भारी है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी है। प्रोटॉन का वेट ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का वेट कम है। क्लियर पॉइंट हुआ दिमाग में? अगर कोई दिक्कत हो बता दीजिए। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? m का मान पता है, E बाई m का मान पता है, हो गया। और प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना है? 1837 गुना भारी है। हो गया? चलिए अब जो है अगली हेडिंग है हमारी डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता जिसको बोलते हैं। ठीक है ना? हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविता, इसको हिंदी में बोलते हैं रेडियो एक्टिविता। ठीक है ना? इस टॉपिक को आप ध्यान से समझना, फिर बाद में इसमें जो भी लिखने वाली बातें हैं मैं समझाऊंगा आपको। एक साइंटिस्ट थे हमारे हेनरी बेकुरेल, हेनरी बेकुरेल। ठीक है? इन्होंने सन 1896 ईस्वी में 1896 में इसकी खोज की थी, रेडियो एक्टिव पदार्थ की। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो है इन्होंने खोज की थी, हेनरी बेकुरेल ने। इन्होंने खोज कैसे की थी वो आप ध्यान से, बातें हैं कुछ, आप ध्यान से उन बातों को समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्या था कि इनके पास में एक फोटोग्राफिक प्लेट थी, हेनरी बेकुरेल के पास। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है कि जिस पर प्रकाश पड़ेगा, जिससे आप फोटो नहीं खींचते हो, रील आती थी पहले, अब तो बहरहाल मेमोरी आने लगी है, पहले रील आती थी ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। जो पहले रील आती थी अगर उस पर प्रकाश पड़ जाए ना तो वो खराब हो जाती हैं। ठीक है ना? इसलिए उनको जो है अंधेरे कमरे में रखते हैं, उन पर प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए।
और उसको जो कैमरे में डालते हैं ना, तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम की परत चढ़ी होती है, बहुत हल्की सी परत होती है, जिससे प्रकाश की किरणें उस पर भेद ना सकें या उसके पार ना निकल सकें। तो फोटोग्राफिक प्लेट इनके पास में थी या कैमरे के अंदर थी, जिसके पास ये अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, या कह सकते हैं इनके पास वो सामान था। तो हुआ ये कि जब उनका कोई काम खत्म हुआ तो अपने उस फोटोग्राफिक प्लेट को वो एल्यूमिनियम से ढकी हुई परत के अंदर रख के चले गए, ठीक है ना, या कह सकते हैं किसी भी चीज की परत थी उसके अंदर वो बंद करके रख चले गए, या ऐसे ही उन्होंने रील को एक कमरे में रख दिया, एक बॉक्स के अंदर, ठीक है ना, या उसी फोटोग्राफिक प्लेट में लगा हुआ था, तो रख के चले गए। और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उस रील में छोटे छोटे कहीं धब्बे बन गए हैं, वो रील खराब हो गई हमारी। तो उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि जहां पे मैंने इसको कैमरे में या कहीं पर भी लगाया था, हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ हो। तब इन्होंने क्या किया, उसको चेक किया, अच्छे से देखा, ना तो रील खराब थी, ना फोटोग्राफिक प्लेट खराब थी वो, और ना ही कहीं पर वहां पे जाने की, प्रकाश जाने की वहां पे कहीं पर सुविधा थी, जैसे कि कहीं पर कोई छिद्र हो उससे प्रकाश जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। लेकिन फिर भी वो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट खराब हो गई, उस पर धब्बे बन गए, ऐसे ऐसे धब्बे बन गए ऐसे। तो उन्होंने कहा कुछ तो हमारे इस लैब में है, या इस जहां पे वो फोटोग्राफिक प्लेट रखी है वहां पर कुछ तो ऐसा पदार्थ है जिससे कुछ ना कुछ प्रकाश निकल रहा है, जिससे हमारी फोटोग्राफिक प्लेट रखी है। तो उस टाइम हेनरी बेक्यूरेल के पास में बहुत से पदार्थ रखे हुए थे। उनमें से एक पदार्थ था जिसका नाम मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात को, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट। क्या नाम था? पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट। मैं सूत्र भी लिखता हूं, K2UO2SO4। क्यों ने क्या बोला है? K2UO2SO4 का होल ट्वाइस। पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट इसका नाम है। तो ये पदार्थ उनके पास एक सीसी में भरा हुआ रखा था, या कह सकते हो ऐसे ही रखा हुआ था उनके पास। तो उन्होंने देखा कि इस पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं। अदृश्य का मतलब है ना दिखाई देने वाली कुछ किरणें निकल रही हैं, कुछ रेज निकल रही हैं, ठीक है। अब उनको यह नहीं पता था कि जो किरणें निकल रही हैं पोटेशियम से निकल रही हैं, यूरेनियम से निकल रही हैं, या सल्फर से निकल रही हैं, उनको यह नहीं पता था। तो उन्होंने जो है इस पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा इन पर प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किए। तो उनको पता चला कि ये किरणें यूरेनियम से निकल रही हैं, यूरेनियम से निकल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जो स्वतः अपने अंदर से अदृश्य किरणें निकालता रहता है। अदृश्य, बहुत बड़ी खोज। हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिव पर बहुत बड़ी खोज कर दी इन्होंने। अदृश्य किरणें कुछ निकल रही हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इन्होंने जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज कर दी, ठीक है ना। यूरेनियम है, रेडियम है हमारा, जो आप हाथ में पहनते थे जो चमकता था। रेडियम तो देखा जो हाथ में एक रबड़ की पट्टी सी आती थी, वो रात में चमकता भी था, वो रेडियम है बेटा मेरा। उससे जो है अदृश्य किरणें निकलती रहती है, स्वतः वो अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं, जो क्या करता है, एल्यूमिनियम की पतली सी चादर को भेद कर पार निकल सकती हैं। रेडियम यूरेनियम से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, अदृश्य प्रकाश की किरणें हैं, वो एल्यूमिनियम की या गोल्ड की या किसी भी दूसरे पदार्थ की कह सकते हैं, उसकी पतली चादर को भेद कर पार निकल सकती हैं। जैसे कि आप पन्नी देखते हो ना, पॉलीथीन, उस पॉलीथीन के बराबर अगर उतनी पतली परत बनाई जाए हमारी, तो जो प्रकाश की किरणें हैं हमारी रेडियम या यूरेनियम की, वो उस पतली सी पन्नी को भेद कर पार निकल जाएंगे, किसी भी मेटल की बनी हो वो।
बस याद रखना है कि जितनी पतली हमारी जो पन्नी आती है, जो पॉलीथीन आती है, बस उतनी पतली होनी चाहिए। किसी भी मेटल की बनी हुई प्लेट, पतली सी चादर होनी चाहिए, उसको भेजकर पानी निकल जाएगी। तो उन्होंने देखा कि यूरेनियम से निकल रही जो आदर्श किरणें हैं, वो पतली सी चादर को, जो एल्युमिनियम की जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो एल्युमिनियम की पतली सी चादर चढ़ी थी, उस चादर को भेद कर वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही है, यानी कि वहां पे धब्बा बना रही है। क्लियर हो गया ना? तब यूरेनियम, रेडियम, तो रेडियम तो आपने देखा होगा जो हाथ में ब्रेंड पहनते हैं ना, ब्रेसलेट से टाइम में पहनते हो, उसमें जो चमक होती है वो रेडियम के कारण ही होती है, वो रेडियम ही होता है हमारा। ठीक है ना? समझ में आया? तो पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट था जो उनके उस कमरे में रखा हुआ था जहां पर उनकी फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी। यूरेनियम से किरणें निकल रही थी, जो यूरेनियम से किरणें निकल रही थी, आदर्श किरणें, जिनको कहा गया रेडियो एक्टिव किरणें। ठीक है ना? उस पदार्थ यानी कि यूरेनियम को कहा गया रेडियो एक्टिव पदार्थ, और इस घटना को कहा गया रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता कहा गया, रेडियो एक्टिविटी कहा गया। तो इस प्रकार से रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई हमारी। क्लियर? अब जो है फिर इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ हमारा। इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने जो है इस पे एक्सपेरिमेंट किया। अब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट क्यों किया, हेनरी बेक्वेरेल ने क्यों नहीं किया? देखिए, है जो रदरफोर्ड हमारे हैं, रदरफोर्ड बहुत पैसे वाले थे। रदरफोर्ड जो है हमारे, वो बहुत पैसे वाले थे, और पैसे वाले थे, और दूसरी बात, इनकी खुद की एक लैब थी जिनमें वो पहले से ही रेडियो एक्टिविटी पे खोज चल रही थी उनके वहां। तो जब हेनरी बेक्वेरेल के पास में ऐसी कुछ जानकारी हाथ लगी, तो उन्होंने रदरफोर्ड से बताया, उनसे बातें की होगी, सुना होगा, तो इन्होंने जो है इस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। सब कहीं से जोड़ जाड़ के कुछ बातें सुनी थी, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। पैसे वाले थे, खुद की कंपनी थी इनकी, जो कंपनी इन पे रेडियो एक्टिव पर खोज कर रही थी, एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तो इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने एक कांच का बॉक्स लिया। ठीक है? एक कांच का बॉक्स लिया। ठीक है? ये लीजिए। ठीक है? एक कांच का बॉक्स लिया, ऐसे बना देता हूं, आप थोड़ा समझ जाना। और उस कांच के बॉक्स के अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया। ठीक है ना? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया, और उस पदार्थ से आप तो जानते हैं क्या निकलेगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उसके अंदर रेडियो एक्टिव किरणें निकलेंगी। और यहां पर उन्होंने एक छिद्र युक्त जो है एक प्लेट लगा दी, जिसमें एक छिद्र था, एक प्लेट लगा दी, और उसे उस रेडियो एक्टिव प्रकाश की किरण को विद्युत क्षेत्र से गुजारा। ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड विद्युत क्षेत्र से गुजारा। तो विद्युत क्षेत्र से गुजारने पर उनको ये मिला, अभी विद्युत प्रवाहित नहीं की है, यहां पर जो है उन्होंने
एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी और यहां से इन्होंने विद्युत प्रवाहित की तो देखा कि यहां से कुछ आदर्श किरणें निकल रही हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन जब वो विद्युत छिके क्षेत्र में आती हैं तो उनमें से एक किरण प्लस की ओर मुड़ी गई। ठीक है, एक किरण प्लस की ओर मुड़ी और एक किरण माइनस की ओर मुड़ी, वो थोड़ा कम मुड़ी। जो प्लस की ओर मुड़ी वो ज्यादा मुड़ी और एक किरण वो सीधी चली गई, वो किसी तरफ नहीं मुड़ी, ना प्लस की ओर ना ही माइनस की ओर। क्लियर? तो उन्होंने कहा कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उससे जो किरणें निकल रही हैं, रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं, रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं हमारे, वो 3 किरणों से मिलकर बनी है या 3 पदार्थ से मिलकर बनी है, 3 कणों से मिलकर बनी है। तो उन्होंने माइनस तरफ मुड़ने वाली किरण को अल्फा किरण कहा, अल्फा रेज कहा। तो ये सब उनको पता क्या चला? जब ये तो आदर्श किरणें थी ना, तो उनको इस फोटोग्राफिक प्लेट पे 3 जगह पर धब्बे दिखाई दिए, ऐसे ऐसे। इस तरफ और भी धब्बे दिखाई दिए होंगे, सारे के सारे इस वाली किरण के। यहां जो दिखाई दिए बीच में वो दूसरी, जो नीचे दिखाई दिए सारे के सारे वो तीसरी के। तो उनको ऐसे धब्बे दिखाई दिए। और जो यहां पर प्लस की ओर मुड़ी उसको नाम दिया बीटा रेस, और जो सीधे निकल गए उसको नाम दिया उन्होंने गामा रेस। पॉइंट क्लियर है हमारा? और जो बीटा रेज है वो प्लस की ओर ज्यादा मुड़ी, जो अल्फा रेज है, अल्फा किरणें हैं, वो माइनस की ओर कम मुड़ी। अब ये प्लस की ओर मुड़ी मतलब इन पे चार्ज कैसा है? माइनस। इनका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 1 और एटॉमिक मास कुछ नहीं, 0 होता है। अल्फा माइनस की ओर मुड़ रहा है मतलब इस पे चार्ज है प्लस, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4 होता है। सबसे भारी कण है यही, हीलियम के बराबर। और जो गामा किरणें थी वो सीधे निकल गए, तो यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, उदासीन है। इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक भी 0 और परमाणु भार भी 0। तो इस प्रकार अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज हुई। और एक नोट लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो नोट क्या है वो देखिए, पहले आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, बना लीजिए। नोट क्या है मैं बता देता हूं आपको। बीटा की भेदन शक्ति या भेदन क्षमता, बीटा की भेदन क्षमता अल्फा से 100 गुना अधिक होती है। बीटा की भेदन शक्ति अल्फा से 100 गुना अधिक होती है। गामा की भेदन शक्ति 1000 गुना अधिक होती है। दोनों से 1000 गुना अधिक होती है, दोनों से, अल्फा और बीटा दोनों से गामा। अर्थात
अगर मैं भेदन शक्ति की बात करूं तो गामा की भेदन शक्ति अधिक है अल्फा और बीटा की तुलना में, ठीक है ना। अब थोड़ा इसमें आप लिख लीजिए, ये फिगर बना लेना, ठीक है ना। बोले लिखिए, सन 1896 ईस्वी में, इसमें लिखिए सन 1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरेल ने देखा कि उनके पास रखे हुए पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट, उनके पास रखे हुए पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट से कुछ आदर्श किरणें निकल रही हैं, जिसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने पर हेनरी बेकुरेल को पता चला कि ये अदृश्य किरणें यूरेनियम से निकल रही हैं, जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें और उस पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ जिससे ये किरणें निकल रही थी, और उस पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ तथा इस घटना को रेडियो एक्टिविटा देख लोगे कहते हैं। हो गया। इतनी खोज या इतनी बातें हेनरी बेकुरेल ने बताई। फिर इसके बाद में रदरफोर्ड ने हमारा जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था। क्यों किया? क्योंकि ये बहुत अमीर थे, पैसे वाले थे, और इनकी खुद की एक कंपनी थी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ पर ही खोज कर रही थी, या रेडियो एक्टिविटी पर इनकी खोज चल रही थी। इसीलिए इन्होंने ये खोज कर पाए या एक्सपेरिमेंट कर पाए। ये एक्सपेरिमेंट बहुत महंगे होते हैं, ये पैसे वाले थे इसलिए कर पाए। ठीक है ना। धन्यवाद। बाकी सब अगले वीडियो में।